हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्रोजिस्पर्मिया के बारे में। ये एक ऐसी मेल में होने वाली कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर जब मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस दौरान जब वो इजैकुलेट करता है तो उसके बॉडी से के बाहर जिंदा स्पर्म नहीं आते, स्पर्म की लाशें आती हैं, यानी कि जो आपके स्पर्म बाहर आ रहा होता है वो डेड होता है, मरा हुआ होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म बाहर आ रहा है वो जिंदा हो लेकिन बिल्कुल भी मूवमेंट शो ना कर रहा हो। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा समस्या दे सकती है, इसलिए क्योंकि अगर किसी मेल को नेक्रोजिस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो गई है तो ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में कभी भी फादर ना बन पाए। इसके ट्रीटमेंट भी होते हैं लेकिन सभी में ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इसका कॉजेज़ क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, क्या अगर किसी को नेक्रोजिस्पर्मिया है तो वो क्या कपल कभी पेरेंट्स बन सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नेक्रोजिस्पर्मिया क्या होता है। तो जैसा कि देखो लिखा हुआ है कि इट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर स्पर्म दैट डज नॉट मूव एट ऑल। करेक्ट, ये एक मेडिकल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जब बॉडी का जो मेल का जो स्पर्म होता है जब वो बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करता तो उस टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है वर्ड नेक्रोजिस्पर्मिया। फिर कह रहा है द स्पर्म में बी अलाइव एंड जस्ट नॉट मूविंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पर्म जिंदा है बट मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और द स्पर्म में बी डेड। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पर्म मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सारे स्पर्म आपके मरे हुए हैं, सब लोग मर चुके हैं। तो अगर वो मर गए होंगे तो भी वो मूवमेंट शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनमें थोड़ी बहुत कसर बाकी होगी, वो जिंदा होंगे तो भी वो अपना मूवमेंट शो नहीं करेंगे। तो मुद्दा किस चीज़ का है? मुद्दा ये है कि क्योंकि वो मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, उनके जिंदा रहने से क्या फ़ायदा है? जिंदा रहने से ही फ़ायदा ना कि वो मूवमेंट करेंगे तो पहुंचकर अंडे के पास, फीमेल के एग के पास तक पहुंचेंगे, वहां पर जाकर एग को फर्टाइल करेंगे। अब क्योंकि ये मरे हुए हैं या फिर ये मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो ये इतने मीलों का सफ़र, अब कहोगे मीलों का सफ़र, तो जो स्पर्म बहुत छोटा होता है उसको एग तक पहुंचने के लिए जो सफ़र होता है ना, भले ही कुछ सेंटीमीटर का ही होता है बट स्पर्म के लिए तो ये बहुत मीलों का होता है। तो ये उतना ट्रेवल नहीं कर सकते ना, जब ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे तो एग कैसे फर्टिलाइज होगा? जब एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसीलिए एग तक पहुंचने के लिए स्पर्म को मूव करना पड़ता है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे स्पर्म की क्वालिटी के लिए क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ स्पर्म भी कम होंगे तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, अगर क्वालिटी ख़राब है तो भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए स्पर्म का मोटाइल होना यानी कि उनमें मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखो आगे लिखा हुआ है इट इज़ पोटेंशियल कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, और ये एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है पुरुषों में इनफर्टिलिटी का। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो इसका सिर्फ यही मतलब नहीं कि जो प्रॉब्लम है वो ओनली फीमेल में है, प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे कारण बताए हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने कुछ सीरीज़ भी निकाली थी जिसमें हमने सारी बातें करी थी कि कैसे कौन कौन से कारण होते हैं जिन कारण में जो मेल होते हैं वो फादर नहीं बन पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ कॉजेज की आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिस कारण से जो मेल्स होते हैं उनको नेक्रोजिस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि टेस्टिकुलर कॉजेज में आप समझ सकते हो कि वेरिकोसील, हाइड्रोसील। मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि वेरिकोसील क्या होता है, हाइड्रोसील क्या होता है। लास्ट में दोनों में सील है तो बहुत सारे लोग लगता है सेम सही होता है, हाइड्रोसील भी सेम है और वेरिकोसील भी सेम, बट ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि हाइड्रोसील क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होती है, कॉजेज क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, या फिर वेरिकोसील के बारे में जानना है तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगी, वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है, हर दूसरा तीसरा चौथा इंसान हाइड्रोसील, वेरिकोसील किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो ये भी एक कारण होता है नेक्रोजिस्पर्मिया का। अगर किसी मेल को कभी भी पास्ट में रहा है हाइड्रोसील वगैरह, उसने सर्जरी वगैरह कराई है तो उस कारण से भी ऐसा हो सकता है कि उसको नेक्रोजिस्पर्मिया यानी कि जो उसका स्पर्म बाहर आ रहा है या तो वो मूवमेंट शो नहीं कर रहा या तो स्पर्म बाहर मरा हुआ आ रहा है, डेड आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसेक्टॉमी, पुरुष नसबंदी का जो रिवर्सल होता है, वैसेक्टॉमी रिवर्सल, वो किसी ने कराया हो? क्योंकि देखो नसबंदी तो आपने करा ली बट बाद में लगता है कि गलती करा दी, ऐसा नहीं कराना चाहिए था, मुझे फादर बनना है या फिर कुछ भी सिस्टम आपको लगता हो कि मुझे वापस सही कराना है, तो उस टाइम पे जब रिवर्सल कराते हैं ना, थोड़ी बहुत अगर
हल्की सी भी जो सीजर होती है या फिर जो ऑपरेशन होता है हल्का सा दर्द हो जाता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो पुरुषों की नसबंदी होती है वो उसका रिवर्स पॉसिबल तो होता है, लेकिन 100% उतना इफेक्टिव नहीं होता। मे भी कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर एकदम श्योर हो आप 100% कि मेरे को वैसेक्टॉमी कराई लेनी है, नसबंदी कराई लेनी है, तभी कराना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं कराना चाहिए। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं। इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है नेक्रोजिस्पर्मिया का। ये कुछ कारण है जिन कारण से आपको नेक्रोजिस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कैन इट बी ट्रीटेड, क्या इसे हम ट्रीट कर सकते हैं नेक्रोजिस्पर्मिया को? तो देखो, वेरिकोसील को ट्रीट किया तो नेक्रोजिस्पर्मिया ट्रीट हो गया, हाइड्रोसील को ट्रीट करा नेक्रोजिस्पर्मिया ट्रीट हो गया, वेसेक्टॉमी का रिवर्सल सक्सेसफुली कंप्लीट करा तो नेक्रोजिस्पर्मिया की प्रॉब्लम सही हो गई, इन्फेक्शंस को ट्रीट करा तो सही होगी। लेकिन अगर मान लो कॉज ही पता ना चले तो अक्सर क्या होता है इन सब मामलों में ना, कॉज ही पता नहीं चल पाता कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। मे बी जेनेटिक हो सकता है आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, उन कारण से हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब इन सभी कारण को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नेक्रोजिस्पर्मिया ट्रीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी होते हैं, ऐसे भी कुछ कारण होते हैं जिन कारण को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं अभी। तो जब हम उस कारण को ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका नेक्रोजिस्पर्मिया भी ट्रीट नहीं हो पाएगा। और क्योंकि नेक्रोजिस्पर्मिया आपको फादर बनने नहीं देता है तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम 100% हो सकती है। लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक नेचुरल प्रेगनेंसी ही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है ना मार्केट में। अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे बहुत सारे तरीके आर्टिफिशियल, जिनसे आपको बाहर आपके स्पर्म और एग को मिलाकर दे देते हैं आपको कि लो अब आप इसको, मतलब आपको नहीं देते, डॉक्टर खुद ही इंसर्ट करते हैं। तो आप आर्टिफिशियल तरीके से भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। सिर्फ नेचुरल एक, हाँ बस ये है कि नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन आर्टिफिशियल अभी भी हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे देखो, लिखा हुआ है कि कैन इट बी ट्रीटेड, मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड इफ द कॉज इज इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन है जिस कारण से आपको नेक्रोजिस्पर्मिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेडिकेशन आपको दे देंगे, दवाई दे देंगे और आप सही हो जाओगी। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अगर स्पर्म मरा हुआ ही है तो आप कैसे प्रेग्नेंट, मतलब आर्टिफिशियल आप कैसे आपको प्रेग्नेंट करा सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी जान बच गई, हल्की फुल्की भी हम मोर्टिलिटी अगर ला पाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं हल्की फुल्की भी आपके अंदर मोर्टिलिटी लेकर आए, हल्की फुल्की भी अगर आपके स्पर्म के अंदर जान लेकर आ पाए तो वो बाहरी तरीके से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आपको प्रेग्नेंट करा देंगे। लेकिन अगर कुछ दवाइयाँ देने के बावजूद भी अगर आपका स्पर्म नहीं जिंदा हो पा रहा है, सारे स्पर्म आपके मरे हुए ही रह रहे हैं, तो आपको स्पर्म डोनर की हेल्प लेनी पड़ सकती है। स्पर्म डोनर मतलब किसी से आप स्पर्म डोनेट करवा लो खुद के लिए, ठीक है। चलो आगे देखो, लिखा हुआ है कि अगर, हाँ तो ये सब तो हमने पढ़ लिया। फिर क्या सिम्टम्स क्या होता है, तो ऐसा कुछ सिम्टम्स होगा नहीं, क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी के बाहर से, मतलब अगर आपका स्पर्म मरा हुआ आ रहा है बाहर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है या मरा है, वो दिखेगा थोड़ी। तो उसका सिम्टम क्या होगा, आप कैसे पहचानोगे कि आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हो, आपकी फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बताएंगे कि प्रॉब्लम किस में है, क्या है। तो हो सकता है चेक करने में बताएं कि आपको नेक्रोजिस्पर्मिया की प्रॉब्लम है जिस कारण से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है कि हाउ डू यू नो इफ़ यू हैव डेड स्पर्म। वही जो मैं भी कह रही थी, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी के बाहर स्पर्म जिंदा नहीं आ रहा है, स्पर्म की लाशें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है घर पे बैठ के पता बिल्कुल नहीं चलेगा, लैबोरेटरी में जाना पड़ेगा, वहाँ टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट जब करोगे तब डॉक्टर बताएंगे कि आपका जो स्पर्म है उसमें या तो मूवमेंट नहीं है या तो आपका स्पर्म डेड है। देखो भाई लिखा हुआ है कि इट कैन बी डायग्नाइज्ड बाय सीमेन एनालाइज डन इन लैबोरेटरी। सीमेन का एनालाइज होता है कहाँ पे, लैबोरेटरी में, बाय यूजिंग हाइपोऑस्मोटिक फ्लैगुलर कॉइलिंग टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए डॉक्टर पता करके बताते हैं आपको कि जो आपका स्पर्म है वो मरा हुआ है या फिर जिंदा है या फिर उसके अंदर मूवमेंट जो है बहुत ही कम है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।